जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर वैदिक काल लिखा हुआ है, अर्थात जो है आज हम लोग वैदिक काल के बारे में अपनी समझ को जो है विकसित करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दोनों से जो है दो वीडियो इसके पहले जो है कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। बीच में जो है दूसरे विषय को हम लोगों ने देखा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आयोग ने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का डेट जो है तय कर दिया है, अर्थात यह जो है डेट अब लगभग फाइनली है। चूँकि इसके पहले जो है आयोग जो है 12 दिसंबर का जो डेट था उसको भी एक्सटेंड किया था पंचायत चुनाव को लेकर। फिर जो है 23 जनवरी को जो डेट तय हुआ था उसको भी जो है अपरिहार्य कारणों से जो है आयोग डेट को एक्सटेंड किया। अब जो है जनवरी से फिर जो है अप्रैल, यानी लगभग जो है फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल, यानी 3 महीना डेट लगभग जो है बढ़ गया है। और जो है आज फरवरी का 2 तारीख है, तो अगर आज से हम लोग देखें तो लगभग जो है 87-88 दिन जो है हमारे हाथ में है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जो है एक नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ जो है अपने 67वीं बीपीएससी में एक सीट पक्का करें, और जो है हम यह लक्ष्य रखें कि हमारा जो है स्कोर 110 प्लस हो। उसी मुहिम के तहत जो है मैं आप लोगों के साथ जो है सदैव जो है रहूँगा, और प्रत्येक दिन जो है 2 वीडियो कम से कम जरूर जो है आएगा। एक जो है इतिहास से जो है हम लोग कवर करेंगे, और दूसरा जो है कभी पॉलिटिका, कभी बिहार स्पेशल का, इस तरह से हम लोग जो है अल्टरनेट करते हुए अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। और मैं जो है एक बार फिर से आप लोगों को जो है यह दावा के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई उस तरह की अनिश्चितता न हुई तो जो है मैं एग्जाम के समय तक आप लोगों के साथ रहूँगा और अपने अनुभवों को भरपूर जो है आप लोगों को लाभान्वित करूँगा। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हम लोग देखते हैं आज जो है वैदिक काल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो है एक सामान्य सी परिभाषा हम लोग देखेंगे वैदिक काल की। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। यानी एक सामान्य सी परिभाषा हो गई कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं, यानी इस काल को वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो जो दोस्तों इसके संस्थापक आर्य थे। वैदिक काल के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। यानी इसलिए कभी कभी वैदिक काल को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक जो सभ्यता थी वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, और जो है उसके बाद जो वैदिक सभ्यता हमारे देश में आती है वह जो है ग्रामीण थी। अर्थात जो है अपने देश में पहले जो है शहर का विकास होता है, फिर जो है शहर पतन की ओर चले जाते हैं, उसके बाद जो फिर ग्रामीण सभ्यता आती है। तो इस तरह से वैदिक काल के संस्थापक जो है आर्य थे। अब आर्य शब्द भाषा सूचक है, इसको 2 अर्थों में हम जो है मीनिंग को समझेंगे। एक जो है ये भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन है। वहीं क्लासिकीय अगर संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ हम देखेंगे तो एक उत्तम पुरुष से है। इस जो है आर्य शब्द के अर्थ से जो है प्रश्न बने हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ मैं इसको शामिल किया हूँ। और दोस्तों मैं यह बता दूं कि आप लोगों के पास जो है जो भी बुक हो, चाहे आप लोग जो है क्रॉन से पढ़ रहे हो या जो है लूसेंट से पढ़ रहे हो, तो वे जो है आप अपना बुक को भी अध्ययन कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ जो है कुछ अपना अनुभव जो है और विभिन्न जो है पुस्तकों का समावेश करके एक जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है एक अद्भुत संग्रह यहाँ आप लोगों को दे रहा हूँ। यह भी अपने आप में एक अद्वितीय है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे कि आर्य सभ्यता जब जो है के बारे में इसके जो है भिन्न विद्वानों ने इसके मूल निवास को भिन्न जो है मत व्यक्त करते हैं।
कुछ विद्वान जो है आर्यों का मूल निवास के बारे में कहते हैं और अपना अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, जिसमें प्रोफेसर जो है मैक्स मुलर हैं, ये आर्यों को मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया क्षेत्र के बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे वे आर्यों को उत्तरी ध्रुव प्रदेश के जो है मूल निवास स्थान के बारे में बताते हैं। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आज जो लोग थे वे सप्त सैंधव प्रदेश के थे। वहीं गंगाधर झा कहते हैं कि आज जो थे वह ब्राह्मणसी देश के थे। तो नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड बताते हैं कि आज जो है दक्षिणी रूस के थे। तो दूसरी तरफ जो है प्रोफेसर पेंका कहते हैं कि आज जो है जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। तो दयानंद सरस्वती जो कहते हैं कि आज जो है तिब्बत से आए थे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास के स्थान के बारे में अपना भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो है मैक्स मुलर साहब का है, जिन्होंने आर्यों का जो है मूल निवास मध्य एशिया बताया है। और उनके विचार से जो है बहुत सारे जो है और भी विद्वान जो है सहमत भी हैं। इसलिए मौसे मैक्स मुलर और मौसे मध्य एशिया यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया किसने बताया है? मैक्स मुलर ने। यही सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कि वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है वैदिक काल को दो काल खंडों में बांटकर जो है अध्ययन करेंगे। एक जो है ऋग्वैदिक या इसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक काल को जो है हम लोग 1500 ईस्वी से जो है पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को में रखते हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल को जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को रखते हैं। ऋग्वैदिक काल दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का है। अब जो है हम लोग आगे ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है, यानी आर्यों का इतिहास हमें कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। अब जो है दोस्तों देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, यानी इसके पहले ऊपर भी मैं बता दिया हूं कि सिंधु जो है सभ्यता थी यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह जो है नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यहाँ जो है वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, यह जो है मुख्य रूप से हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और जो है बातों को देखेंगे। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था, अर्थात जो है आर्य जो थे वे पशु पालते थे और पशुओं को चराते थे। लेकिन वे कृषि कर्म से भी परिचित थे, लेकिन कृषि जो है उनका साइड बिजनेस ऐसे हम कह सकते हैं कि उनका गौण जो है धंधा था। मुख्य धंधा पशुपालन था, लेकिन गौण धंधा जो है पूरक के रूप में वे जो है कृषि करते थे। अब जो है आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वर्तमान में जो है जो सीमा रेखा का विभाजन होता है, क्योंकि आधुनिक युग में जो है बहुत सारे जो है उपकरण का बहुत सारी जो है नई नई खोजें हुई हैं, लेकिन प्राचीन काल में भौगोलिक सीमा मुख्य रूप से नदियां तय करती थी। अर्थात जो है एक नदी से लेकर दूसरी नदी तक के क्षेत्र को किसी खास जो है के अधीन क्षेत्र होता था। उसी तरह से यहाँ जो है वैदिक काल के जो हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे तो नदियों का बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा तथा सबसे पूर्व में गंगा है। सबसे पश्चिम में कुभा है, अर्थात जो है कुभा कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है। और वहीं सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वह गंगा नदी के किनारे तक था, यानी गंगा नदी से लेकर कुभा जो वर्तमान अफगानिस्तान में है वहां तक के क्षेत्र में ये वैदिक काल जो है फैला हुआ था। कहीं कहीं दोस्तों आप लोगों को मिलेगा 21 नदियों की जगह पर 25 नदियां भी, लेकिन इस तरह से जनरली जो है कोई भी आयोग जो है विवाद वाले जो है प्रश्न को नहीं पूछता है। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, जिसमें कुरुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु, ये 4 नदियां जो है अफगानिस्तान में हैं, जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां हैं।
सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री, आस्किनी, ये जो है 7 नदियां हैं जिसको सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती थी उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। तो आगे हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया है जो है किसी न किसी आयोग द्वारा कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु नदी है। सबसे जो है सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है किस नदी का, तो सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। वहीं गंगा का 1 बार प्रयोग हुआ है और जमुना का 3 बार प्रयोग हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे माते तमा, नदी तमा और जो है उसको देवी तमा कहते थे, और जिसका प्रमुख जो है नदियों में प्रमुख कहा गया है। अर्थात ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी दोस्तों, सरस्वती थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। अब सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है दोस्तों, तो हिरण्यनी कहा गया है। इसके गिरने की जगह जो है परावत थी, जिसका मुहाना जो है अरब सागर में था। यानी जो जहां जो है सिंधु नदी गिरती थी उस जगह को ही परावत कहा जाता था, जो अरब सागर में था। अब जो है दोस्तों, गंगा जमुना के दोआब को ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था। आज जो है गंगा और जमुना के दोआब को क्या कहते थे दोस्तों, ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते थे। और हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच यानी उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के बीच को मध्य देश कहते थे। आज जो है यहाँ जो है गंगा जमुना दोआब को ब्रह्मर्षि जो है प्रदेश कहते थे और हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहते थे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि 1400 ईस्वी पूर्व के बोगाज होई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी 4 देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य, ये 4 देवता थे जिसका उल्लेख जो है बोगाज होई अभिलेख में है। अब जो है दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे वेद के बारे में। तो हम जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे जो है प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और सामवेद में जो है संगीत का जो है जिक्र है। तो वहीं अथर्ववेद में जादू टोना, शाप, वशीकरण आदि का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में जो है वैदिक साहित्य को दोस्तों श्रुति कहा जाता है, अर्थात सुना हुआ। यानी वेद का जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सुनकर और एक दूसरा व्यक्ति इसी तरह से सुना कर एक दूसरे से आदान प्रदान होता था इस जो है वेद को, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पॉइंट वाइज करके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको यहाँ संकलित किया गया है। जैसे भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है दोस्तों कि किस जो है वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त यानी मंत्र और 10,562 ऋचाएं हैं। और यह भी दोस्तों कहीं कहीं आप लोगों को 10,462 भी मिलेगा। 10,562 वो भी जो है सही है। 2 से 7 तक मंडल जो है प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिसमें मंडल 2 से 7 तक यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है प्राचीन मंडल हैं और पहला, 8वां और 9वां, 10वां ये नवीन मंडल हैं, अर्थात इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह से जो 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन मंडल हैं इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे
वेद, उपवेद, इसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि ऋग्वेद कालीन जो है जितनी भी नदियां थी उसकी वर्तमान आधुनिक नाम जो है अलग अलग है। उसके बारे में हम लोग जो है सारणी तो यहाँ नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे पुस्तकों में सारणी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं मौखिक चर्चा कर दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ कुर्मू है, कुर्मू जो अफगानिस्तान में है, इसका आधुनिक नाम जो है कुर्रम है। यहाँ कुभा जो है इसको काबुल कहा जाता है जो है आधुनिक नाम। तो जो भी यहाँ नाम दिया हुआ है नदियों का, ये जो है प्राचीन नाम है और उसका मैं आधुनिक नाम बोलूंगा। जैसे कुर्मू, कुर्रम, कुभा, काबुल, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, ये चारों जो है प्राचीन नदियां हैं जिसका जो है आधुनिक नाम मैं बोला हूँ। उसी तरह से दोस्तों यहाँ जो सब संधो प्रदेश में 7 जो नदियां थी उसका जो है बारी बारी से हम लोग जो है आधुनिक नाम रखेंगे। जैसे आप लोग भी अगर जानते होंगे तो मेरे साथ साथ भी बोलिएगा। सरस्वती, घग्गर, बिपाशा, ब्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, सिंधु, सिंध, सुतुद्री, सतलज और आस्किनी चिनाव को कहा जाता था। यानी वर्तमान जो है चिनाव नदी है, इसको प्राचीन नाम आस्किनी है, सतलज का सतुद्री है, सिंध का सिंधु, वितस्ता जो वर्तमान जो नदी झेलम है जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। उसी तरह से वर्तमान जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम परुष्णी है। ब्यास जो वर्तमान नदी है उसका प्राचीन नाम विपाशा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है प्राचीन नाम जो है नदियों के आधुनिक नाम के भी चर्चा किए हैं। इसके अलावा भी जैसे सदानीरा जो नदी थी उसको वर्तमान में हम गंडक के नाम से जानते हैं। इस तरह से भी और 1-2 नदियां हैं। अब जो है यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है विभिन्न जो है वेद, उसको उपवेद और उसको अध्येता कौन थे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, इसके प्रवर्तक जो है प्रजापति थे और इसका अध्येता होत्री। उसी तरह से यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, इसके प्रवर्तक जो है विश्वामित्र थे और इसका अध्येता जो है अधवर्यु थे। सामवेद के उपवेद जो है गंधर्व वेद है और जो है इसके प्रवर्तक जो है नारद थे और इसका अध्येता जो है उद्गाता थे। अथर्ववेद के जो है उपवेद जो है शिल्पवेद है, इसके जो है प्रवर्तक विश्वकर्मा थे और इसके अध्येता जो है ब्रह्मा थे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ हम लोग जो है वेद, उसके उपवेद, उसके प्रवर्तक और उसके अध्येता के बारे में हम लोग जाने और इससे जो है वेद और उसके उपवेद के बारे में जो है मिलान करने को भी जो है दिया हुआ है, इसके पहले पूछा गया है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोग जान गए वेद, उसके उपवेद और अध्येता के बारे में। अब हम लोग जो है वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ शब्द जिसका हम आधुनिक जो है में उसका अलग नाम से प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आधुनिक नाम जो है गाय है, जिसको प्राचीन नाम में जो है अघन्य कहा जाता था, जिसका वध न किया जाए। उसी तरह से वर्तमान में हम लोग जो है राजा को प्राचीन नाम जो है उसका गोप था। अतिथि वर्तमान नाम है, इसका जो है प्राचीन नाम है गोहनता, जिसे गोहन भी कहा जाता था। धनी व्यक्ति को प्राचीन नाम जो है गोमत था। युद्ध का प्राचीन नाम जो है गविष्ठ अर्थात गायों की खोज गुयेसु और गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था और हल से बनी नालियों को जो है सीता कहा जाता था। तो इस तरह से दोस्तों आज वैदिक काल में हम लोग जो है एक वीडियो के अंतर्गत जो है इस तरह जो है बातों को हम लोग जाने। इसी तरह इसके जो है शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। और मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, यहाँ इसके पहले जो भी हम लोग इतिहास में 4 क्लास किए हैं तो बोर्ड पर थोड़ा सा छोटा लिखा जाता था, तो ये यहाँ जो है मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। अगर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो शुरू में चूंकि मैं 2 सेकंड देर से आता हूँ, वहाँ भी आप पॉज करके ले सकते हैं, या लास्ट में जो है मैं जब एक तरफ हो जाऊँगा तो भी आप लोग लिख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जो है आज का क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।